हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th की साइंस। और क्लास 9th साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो इसी को ही आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो एक बार क्विक रिविजन कर लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, तो देखो, लास्ट लेक्चर में हमने मैटर के बारे में बात की थी कि मैटर क्या होते हैं। ठीक है, मैटर बनते किनसे हैं? मैटर बनते हैं छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के। और ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? ये होते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जिसे हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। और हम पहले वैसे पढ़ भी चुके हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, तो अब ये बात हो गई कि मैटर बनते किससे हैं। मैटर होते क्या है ये भी हमें पता है कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास, यानी कि जो भी जगह घेरता हो और जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो, उसे ही पदार्थ कहा जाता है। फिर हमने ये भी देख लिया पदार्थ क्या है, किससे मिलकर के बनता है? पार्टिकल से मिलकर के बनता है। ये पार्टिकल जो है बहुत टाइनी होते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। तो ये जो अलग अलग पार्टिकल्स हैं, यानी कि ये जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, इनकी भी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, और इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर मैटर के जो है 3 डिफरेंट स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन अगर हम देखें तो मैटर की 3 नहीं बल्कि 5 स्टेट होती हैं। एक होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट और प्लाज्मा, ये 2 स्टेट्स और हैं जिसे हम चैप्टर के लास्ट में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, फिर मैटर की स्टेट्स के बारे में बात कर ली थी। अब ये जो स्टेट्स हैं, ठीक है, ये स्टेट भी अलग अलग पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई होंगी। तो इन मैटर की जो स्टेट है, इनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इसके बारे में भी हमने बात की थी। ठीक है, फिर इन स्टेट्स का इंटर कन्वर्जन होता है, कैसे चेंज होती हैं ये भी पढ़ लिया था। यहाँ पर क्या क्या टर्म्स यूज होते हैं वो भी देख लिया था। टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट इन पर होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है, लेटेंट हीट क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है। तो ये सारे टॉपिक हमने यहाँ पर इस चैप्टर में पढ़ लिए थे। फिर टेम्परेचर के बारे में हमने बात की थी और कैसे जो है टेम्परेचर को हम चेंज कर सकते हैं, यानी कि अगर टेम्परेचर दिया हुआ है सेल्सियस में, तो सेल्सियस से केल्विन में, फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, बाकी इनको इंटरचेंज कैसे करते हैं, अगर केल्विन में दिया है तो बाकी 2 में कैसे करेंगे, या फ़ारेनहाइट में दिया है तो बाकी 2 में कैसे करेंगे, ये भी हमने यहाँ पर पढ़ लिया था। क्लियर है? तो चलिए आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। एक बार आप देख लीजिए जो भी टॉपिक हमने पढ़ लिए थे लास्ट लेक्चर में, और कहीं पर कोई कंफ्यूजन अगर होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलो, लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे इवेपोरेशन के बारे में। ठीक है, तो चलो इसी को समझते हैं। तो हमने ये कहा था इवेपोरेशन क्या है? एक सरफेस फिनोमेना है। अब सरफेस फिनोमेना क्यों है? क्योंकि यहाँ पर पहले सरफेस वाले पार्टिकल्स इवेपोरेट होते हैं, फिर नीचे वाले पार्टिकल्स सरफेस पे आएंगे, फिर वो इवेपोरेट होंगे, फिर उसके नीचे वाले पार्टिकल्स सरफेस में आएंगे, फिर वो इवेपोरेट होंगे। यानी कि इवेपोरेशन कहाँ से होता है? सरफेस से। इसीलिए क्या कहा जाता है? सरफेस फिनोमेना इसे कहा जाता है। अब ये जो इवेपोरेशन है, ये बॉइलिंग पॉइंट से नीचे होता है। ठीक है, क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट से नीचे, बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ऐसा एक पॉइंट और है इसमें, क्या है? पहला पॉइंट तो ये था सरफेस फिनोमेना, दूसरा पॉइंट है below the बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे। क्लियर है इतना? चलो, इतना समझ में आया। फिर हमने बात कर ली थी बच्चों, मान लो ये हमारे पास कोई लिक्विड है। अब यहाँ पर इवेपोरेशन कैसे होता है? जब हम इस लिक्विड को कहीं पर छोड़ देते हैं, मान लो हमने किसी लाइट वाली जगह में ना छोड़ करके इसे किसी डार्क एरिया में रखा हुआ है, तो इवेपोरेशन तो वहां पर भी होगा। ठीक है, अगले दिन हम देखेंगे थोड़ा कम रहेगा पानी, थोड़ा और कम रहेगा, फिर कुछ दिनों बाद देखेंगे तो पानी एकदम गायब रहेगा। ठीक है, यानी कि इवेपोरेशन हर जगह हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा, आप किसी गीले कपड़े को सुखाने अगर ना भी डालो, ऐसे ही उसे रख दो, तो कुछ दिनों में वो क्या हो जाता है? धीरे 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 होकर के अपने आप ही सूख जाता है, सारा पानी उसका इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है? पहले सरफेस के पार्टिकल्स जो हैं, ये क्या करते हैं? सराउंडिंग से या सनलाइट से या जहां से भी हीट है, हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। जब ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं,
तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, ये और तेजी से मूव करते हैं और वाइब्रेट भी करते हैं, और धीरे धीरे ये जो नीचे वाले हैं ना पार्टिकल्स, वाटर के पार्टिकल्स, इनसे क्या है, ये कनेक्टेड है, ठीक है। और इन पार्टिकल्स को क्या कर लेते हैं, ये इनसे, इनके बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, इन पार्टिकल्स के बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब धीरे धीरे ये क्या करते हैं, ये ऊपर वाले पार्टिकल्स के साथ क्या कर लेते हैं बच्चों, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, जैसे जैसे ये ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कर लेते हैं, ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं, नीचे वाले पार्टिकल्स को छोड़ देते हैं और खुद क्या हो जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं। तो ये जो फिनोमिना है इसी को ही इवेपोरेशन कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक्सटर्नल मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं कि हमें इसे हीट करना पड़ रहा है, हीट नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है, बिना हीट करे हुए भी ये इवेपोरेट हो जाएगा। जैसे हमारे बाल हैं तो गीले होते हैं, है ना, तो अगर बारिश का सीजन हो या बहुत धूप पड़ रही हो, बहुत ठंड हो, बाहर बर्फ पड़ रही हो, तो भी अगर हमने बाल धुले हैं तो भी बाल क्या होते हैं, सूखते हैं, है ना। लेकिन जो फर्क पड़ता है वो कहाँ पर पड़ता है, देखो, अगर एकदम सनी डे है, ठीक है, मतलब सूरज बिल्कुल अच्छे से खिला हुआ है बिल्कुल धूप है, तो बाल जल्दी सूखेंगे। रेनी सीजन है तो बाल उतने जल्दी नहीं सूखेंगे, ठीक है। बाहर एकदम बहुत ही ज्यादा ठंडा है, ठीक है, तो भी बाल इतनी जल्दी नहीं सूखेंगे। क्लियर है, एकदम हवा चल रही है तो बाल थोड़ा जल्दी सूखेंगे, ठीक है। तो ये टेम्परेचर की कंडीशंस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है, जो वेदर है उसकी कंडीशन पर भी थोड़ा बहुत डिपेंड करता है। क्लियर है, इतना समझ में आया। तो इवेपोरेशन तो होगा ही होगा। अब बहुत सारे फैक्टर हैं जो इवेपोरेशन के रेट को अफेक्ट करते हैं, इनको समझते हैं पहले। इतना तो समझ में आ गया है, ठीक है, चलो। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं, इससे पहले आप ये वाला पॉइंट नोट कर लीजिए। यहाँ पर अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलो फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन के रेट को, कैसे और क्यों, ठीक है। तो पहला फैक्टर है सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया, the rate of evaporation increases on increasing the surface area of a liquid. Evaporation is a surface phenomena. अब जैसे हमने अपनी जो लास्ट स्लाइड है उसमें भी बात करी थी कि इवेपोरेशन क्या है, एक सरफेस फिनोमेना है, पहली चीज। दूसरा, रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड करता है सरफेस एरिया पर, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं रेट ऑफ इवेपोरेशन is directly proportional to surface area. तो रेट ऑफ इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सरफेस एरिया के, ठीक है। यानी कि अगर सरफेस एरिया बढ़ता है, अच्छा इसका लाइन का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर सरफेस एरिया बढ़ता है तो इवेपोरेशन का रेट भी बढ़ेगा। मतलब देखो, मान लो हमारे पास फिक्स वाटर है 1 लीटर, ठीक है, ये एक इस तरीके का कंटेनर है और एक कंटेनर कुछ तो इस तरीके का है, दोनों में हमने 1 लीटर वाटर को भर लिया है। अगर आप देखो, इस वाले कंटेनर का जो सरफेस एरिया है वो काफी बड़ा है और इस वाले कंटेनर का सरफेस एरिया क्या है, बहुत ज्यादा छोटा है। इसके कंपैरिजन में तो इसके बराबर के 1 2 3 4 5 आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इतना ज्यादा छोटा इसका सरफेस एरिया है। तो अगर यहाँ पर जो है इक्वल अमाउंट में हीट है कहीं पर, तो क्या होगा, एक बारी में इसके ज्यादा पार्टिकल्स क्या करेंगे, हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। इसके लगभग इतने सारे पार्टिकल्स हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है, और इवेपोरेट हो जाएंगे इतने सारे पार्टिकल। और एक बारी में इसके केवल इतने ही पार्टिकल हीट को एब्जॉर्ब करेंगे और इवेपोरेट होंगे। फिर इसके सरफेस नीचे वाले जो पार्टिकल्स है अब वो सरफेस पर आएंगे, सेम यहाँ पर भी प्रोसेस तो कहने का मतलब क्या है कि एक टाइम पर इसके ज्यादा पार्टिकल्स इवेपोरेट हो रहे हैं और इसके कम पार्टिकल, यानी कि धीरे धीरे सबसे ज्यादा इवेपोरेशन, यानी कि सबसे पहले कौन सा वाला पानी इवेपोरेट होगा, है तो इसमें भी 1 लीटर वाटर,
और इसमें भी 1 लीटर वाटर, दोनों में 1 लीटर वाटर है ना, और दोनों को ही सेम कंडीशंस दी गई है टेम्परेचर की, ठीक है। दोनों की कंडीशंस क्या है, सेम जगह पर रखा हुआ है, सेम एनवायरमेंट, सेम एटमॉस्फेयर दिया गया है, ठीक है। तो इसका जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो होगा ज्यादा और इसका रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा कम। क्यों होगा, इनके सरफेस एरिया की वजह से। अब आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि इस तरीके से तार है और आपके पास दो शर्ट्स हैं जो कैसी हैं, एक जैसी हैं दो शर्ट, ठीक है। तो एक शर्ट को तो आपने इस तरीके से टांगा हुआ है धूप में धो करके, और एक शर्ट को आपने इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से नॉर्मल करके डाला हुआ है ना, मतलब इकट्ठा करके डाला हुआ है, और एक को आपने पूरा उसको सरफेस एरिया पूरा फैला करके डाला है। तो जल्दी कौन से कपड़ा सूखेगा, जिसका आपने सरफेस एरिया क्या किया हुआ है, इंक्रीज किया हुआ है। तो आप जानते हैं घर में जो आपकी मदर्स हैं या जो भी कपड़े घर में धोता है या धोते हैं, तो आपने देखा होगा जब वो कपड़े सुखाने डाले जाते हैं तो कैसे डाले जाते हैं, जो कपड़े हैं उनका पूरा सरफेस एरिया इंक्रीज करके, यानी कि पूरा फैला करके डाला जाता है सुखाने के लिए तार पे, ठीक है। ना कि इकट्ठे करके डाला जाता है क्या, कभी नहीं डाला जाता, क्योंकि सबको पता है कि अगर हम किसी भी चीज का सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो इवेपोरेशन का रेट भी बढ़ेगा। इवेपोरेशन का रेट बढ़ेगा यानी कि ज्यादा पार्टिकल्स एक टाइम पर इवेपोरेट होंगे। देखो ये शर्ट और ये शर्ट, मान लो दोनों एक ही शर्ट है, एक जैसी है, ठीक है। तो इस पर देखो एक टाइम पर इतने सारे पार्ट पर क्या होगा, धूप पड़ेगी, ज्यादा पार्टिकल्स क्या होंगे, हीट एब्जॉर्ब करेंगे और ज्यादा पार्टिकल्स इवेपोरेट होंगे। जबकि यहाँ पर एक टाइम पे बहुत कम एरिया पर धूप पड़ेगी, बहुत कम पार्टिकल धूप को, हीट को जो है एब्जॉर्ब करेंगे और बहुत कम ही पार्टिकल इवेपोरेट होंगे। क्लियर है। तो इतना समझ में आया, सरफेस एरिया बढ़ाना का मतलब है इवेपोरेशन भी बढ़ेगा, इवेपोरेशन का रेट भी बढ़ेगा, ठीक है। क्लियर। जैसे अब हम अपने बाल धोते हैं तो आपने देखा होगा बाल को ऐसे फैला देते हैं, खुला छोड़ देते हैं ताकि वो आसानी से सूख जाए, पानी सारा इवेपोरेट हो जाए, बांध करके नहीं रखा जाता। अगर हम बांधेंगे तो वो बहुत जल्दी इवेपोरेट नहीं होगा पानी सारा, ठीक है, जल्दी से जो हेयर है वो ड्राई नहीं होंगे। तो एक पॉइंट ये है, पहला फैक्टर जिस पर जो रेट ऑफ इवेपोरेशन को अफेक्ट करता है वो है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को अगर इंक्रीज करेंगे तो इवेपोरेशन का रेट भी इंक्रीज होगा, और सरफेस एरिया को अगर डिक्रीज करेंगे तो इवेपोरेशन का रेट भी डिक्रीज होगा, ठीक है। तो ये हो गया पहला पॉइंट। अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट, दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर की बात करते हैं। द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ अ लिक्विड इंक्रीजेस, यानी कि रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज होता है विद अ राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो हम यहां पर कह सकते हैं रेट ऑफ इवेपोरेशन is directly proportional to rise in temperature, यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, टेम्परेचर के बढ़ने पर इवेपोरेशन का रेट भी बढ़ेगा, है ना। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि मान लो कोई कपड़े हैं वो हमने तार पर डाले हैं उनको सुखाने के लिए। सुखाने का बेसिक मतलब क्या होता है, सुखाने का मतलब है उनका जितना भी पानी है वो सारा पानी इवेपोरेट हो जाना, तब वो सूख जाएंगे, ठीक है। तो अगर कोई कपड़े हमने धूप में डाले हैं तो एक कपड़े हमने ऐसे डाले जहां पर बहुत तेज धूप है, ठीक है, और एक कपड़े हमने ऐसी जगह पर डाले जहां पर बिल्कुल भी धूप नहीं है, तो क्या होगा, जहां पर धूप है वहां पर जल्दी कपड़े सूख जाएंगे क्योंकि वहां पर टेम्परेचर ज्यादा है। तो आपने देखा होगा गर्मियों में कपड़े ज्यादा जल्दी सूखते हैं सर्दियों के कंपैरिजन में, अगर जिस दिन धूप नहीं है तो, ठीक है। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन का रेट भी बढ़ेगा। क्लियर है। चलिए इतना समझ में आया। अगला है ह्यूमिडिटी। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन, ह्यूमिडिटी का मतलब है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। एयर में वाटर वेपर के जितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है उसे ही ह्यूमिडिटी कहा जाता है। जैसे एयर है ना। अब हमें पता है कि जो एयर है, एयर में क्या क्या होता है, एयर में होता है 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और बाकी का 1% होता है CO2, अदर गैसेस, डस्ट, स्मोक और वाटर वेपर। वाटर वेपर भी एयर में प्रेजेंट है, लेकिन जब इस वाटर वेपर की मात्रा बढ़ने लगती है, ठीक है, वाटर वेपर बढ़ने लगता है,
एयर में, तो उसे कहा जाता है ह्यूमिडिटी, ह्यूमिड एयर। ठीक है, क्या कहा जाता है? ह्यूमिडिटी कहा जाता है। क्लियर है? तो अक्सर ये ह्यूमिडिटी कब होगी? जब रेनी सीजन होगा। ठीक है, उस समय पर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पर वही कहा जा रहा है कि अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो ये क्या करेगा? इवेपोरेशन के रेट को कम करेगा। मान लो हमने यहाँ पर डाला है, ये वाटर है, इस वाटर को होना है इवेपोरेट। ठीक है, ये वाटर है और इस वाटर को होना है इवेपोरेट। ठीक है, इस बीकर में ध्यान से अच्छा बना लेते हैं इसे। चलो, अब आप देखो, ये रहा बीकर, इस बीकर में है, चलो ये रहा बीकर और इस बीकर में है वाटर, और इस वाटर को हमें करना है इवेपोरेट। लेकिन अब क्या है, पहले से ही यहाँ पर क्या मौजूद है? ह्यूमिडिटी, यानी कि वाटर वेपर पानी में काफी ज्यादा है। तो इसको क्या होगा, जो ये हमारे पास क्या है, ये वाटर है, ये इसका जो इवेपोरेशन का रेट है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्योंकि सराउंडिंग से हीट कैसे ये एब्जॉर्ब करेगा? हमारे सराउंडिंग में तो वाटर कंटेंट यानी कि वाटर वेपर ज्यादा है। तो ठीक है, तो यहाँ पर जो इवेपोरेशन का रेट है वो भी कम हो जाता है। ठीक है, समझ में आया इतना? तो वही यहाँ पर लिखा गया है जिसको हम अभी पढ़ते हैं। चलो, द एयर अराउंड अस कैन नॉट hold more than a definite amount of water vapor at a given temperature if the amount of water in air is already high। यानी कि अगर एयर में वाटर की अमाउंट पहले से ही हाई है, पहले से ही ज्यादा वाटर वेपर है, तो इवेपोरेशन का रेट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। दैट इज वाई क्लोथ्स ड्राई अप फास्ट ऑन अ ड्राई डे देन अ वेट डे। तो आप इसी वजह से हमने देखा है कि जो कपड़े हैं, जब हम कोई बारिश वाला दिन है और कोई सनी डे, एकदम ब्राइट सनी डे जिसमें अच्छी धूप निकली हुई है, उस दिन जब कपड़ा सुखाने डालते हैं तो वो जल्दी सूख जाता है। ठीक है, लेकिन कोई रेनी सीजन है, रेनी डे है या रेनी सीजन जब चल रहा होता है, तो उस समय जब हम कपड़ा सुखाने डालते हैं तो उसको सूखने में बहुत टाइम लगता है। क्यों लगता है? एयर में प्रेजेंट ह्यूमिडिटी की वजह से, क्योंकि एयर में वाटर की मात्रा क्या है? ज्यादा है। अब वाटर की मात्रा ज्यादा है तो ये इवेपोरेशन में क्या करेगा? इफेक्ट डालेगा। ठीक है, इवेपोरेशन होने से रोकेगा, यानी कि इवेपोरेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा, या इवेपोरेशन का जो रेट है वो क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो हम यहां पर कह सकते हैं कि ह्यूमिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, या ऐसे, सॉरी, ऐसे आप लिख सकते हो इसको, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है, या हम लिख सकते हैं रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी। यानी कि अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, यानी कि अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो इवेपोरेशन का रेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और अगर ह्यूमिडिटी कम होगी तो इवेपोरेशन का रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों होगा ये हमने समझ लिया है। बात करते हैं, अगला नेक्स्ट है विंड स्पीड। अगर विंड की स्पीड ज्यादा है तो क्या कपड़े जल्दी सूखते हैं या नहीं सूखते हैं? हाँ, बिल्कुल सूखते हैं, है ना, सूखते हैं। जैसे हमारे हाथ हैं, जब हाथ गीले हो जाते हैं तो हम हाथ धोते हैं। ठीक है, हाथ गीले हो जाते हैं तो हम ऐसे ऐसे करते हैं ना, करते हैं ऐसे, सारा पानी जो है वो नीचे चला जाता है और ऐसे में जो है जल्दी ड्राई हो जाता है, हमें ऐसा लगता है। लेकिन क्या ऐसा होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। अब विंड क्या करती है, देखो, मान लो यहाँ पर इसे थोड़ा सा समझते हैं। ये बीकर में है वाटर, अब यहाँ पर पहले से ही एयर है। ठीक है, एयर है, और एयर में क्या है? वाटर वेपर भी होंगे। ठीक है, लेकिन जब विंड आती है, विंड क्या करती है? इन वाटर वेपर को यहाँ से दूर लेकर के जाती है अपने साथ। विंड क्या करती है? इन वाटर वेपर को अपने साथ दूर लेकर के जाती है, और जो इवेपोरेशन का रेट है वो क्या हो जाता है? इससे बढ़ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर कोई वाटर कंटेंट रहेगा ही नहीं, तो इवेपोरेशन भी क्या होगा? और तेजी से होगा। तो हम कह सकते हैं विंड की स्पीड भी क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? रेट ऑफ इवेपोरेशन के। ठीक है, चलो, तो इट इज नोन दैट क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ विंडी डे। तो हमने देखा है कि विंडी डे में, यानी कि जिस दिन खूब हवा चल रही है, ऐसे दिन में जो है कपड़े ज्यादा अच्छे से सूखते हैं। दिस इज बिकॉज विद इंक्रीज इन
विंड स्पीड यानी कि जैसे ही विंड की स्पीड बढ़ती है, पार्टिकल्स और वाटर वेपर्स मूव अवे विद द विंड। तो जो पार्टिकल्स हैं वाटर वेपर के, वो विंड से क्या हो जाते हैं, दूर की तरफ क्या क्या चले जाते हैं। डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग। अब जिससे क्या होता है, सराउंडिंग में वाटर वेपर की जो अमाउंट है वो कम हो जाएगी, हो जाती है। दिस इज वाई रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑन लिक्विड इंक्रीजेज विद स्पीड ऑफ विंड। यानी कि हम कह सकते हैं रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ विंड। तो विंड की स्पीड के साथ क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इवेपोरेशन का रेट, अगर विंड बढ़ती है तो इवेपोरेशन का रेट भी बढ़ता है। अच्छा, ऐसा क्यों है वो हमने देख ही लिया। जैसे अगर यहाँ पर हम वाटर को क्या कर रहे हैं, इवेपोरेट कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत जो हमारी एयर है उसमें जो वाटर वेपर है वो विंड की मदद से हट जाएगा। अब धीरे धीरे ये वाटर भी तो वेपर बनेगा। तो अगर बहुत सारा वेपर यहीं पर ही रहेगा तो इवेपोरेशन का रेट धीरे धीरे कम हो जाएगा। हो सकता है इवेपोरेशन पहले फास्ट हो रहा हो, लेकिन सारा ये जो इवेपोरेट हुआ लिक्विड यहीं आसपास रहेगा अगर वेपर की फॉर्म में, तो इवेपोरेशन का रेट हो जाएगा कम। तो क्या करते हैं, ये जो विंड है ये इस इवेपोरेटेड वाटर को भी, यानी कि जो वाटर वेपर बन रही है इसको भी दूर लेके जाती है, जिससे इवेपोरेशन का जो रेट है वो तेज हो जाता है। ठीक है, तो इवेपोरेशन का रेट डिपेंड करता है किस पर भी, विंड की स्पीड पर। क्लियर है, तो यहाँ पर कुछ फैक्टर हमने डिस्कस करे, अब इनको आप नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर हमने बात की कौन कौन से फैक्टर हैं जो इवेपोरेशन के रेट को अफेक्ट करते हैं। तो हमने बात की सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया जैसे जैसे बढ़ेगा इवेपोरेशन का रेट भी बढ़ेगा। ठीक है, विंड की स्पीड जैसे जैसे बढ़ेगी इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो इवेपोरेशन कम होगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। ठीक है, चलो, तो ये कुछ फैक्टर्स हो गए हैं। अच्छा, एक और फैक्टर है कि नेचर ऑफ लिक्विड। लिक्विड के नेचर पर भी ये डिपेंड करता है कि लिक्विड का नेचर कैसा है। ठीक है, द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑल्सो डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ लिक्विड। सम लिक्विड इवेपोरेट, कुछ लिक्विड इवेपोरेट होते हैं फास्टर रेट से। ठीक है, वाइल अदर इवेपोरेट एट अ स्लो रेट। तो कुछ जो है जल्दी इवेपोरेट हो जाते हैं, कुछ धीरे धीरे इवेपोरेट होते हैं। लाइक पेट्रोलियम, अगर हम पेट्रोलियम की बात करें, अल्कोहल की बात करें, क्लोरोफॉर्म की बात करें, तो आपने देखा होगा ये क्या होते हैं, बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं। तो जैसे जैसे नेल पेंट रिमूवर आपने देखा होगा, एसीटोन है, ठीक है, या अल्कोहल है। तो अल्कोहल या एसीटोन कभी अगर आपके हाथ पर गिर जाए तो आप क्या देखते हो कि एकदम से क्या होता है, हाथ पर गिरते ही थोड़ा देर में ये गायब हो जाता है और हमें जो है ठंडक सी महसूस होने लगती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये बहुत फास्टर क्या होते हैं, इवेपोरेट होते हैं और एक कूलिंग इफेक्ट कॉज करते हैं। ठीक है, जैसे हमें ठंडक सी लगती है। जैसे हम एसीटोन डालते हैं जब, जैसे नेल पेंट रिमूवर भी जिसे कहा जाता है, तो नेल पेंट रिमूवर जो है एसीटोन जिसे हम बोलते हैं, तो उसे जब हम अपने नेल्स पर लगाते हैं नेल पेंट को रिमूव करने के लिए, तो हम क्या देखते हैं, जैसे हम लगाते ही हैं तो वो वैसे ही इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, और हमें जो है एकदम कूल इफेक्ट भी उसका देखने को मिलता है, फील होता है ना, कूलिंग इफेक्ट। ठीक है, तो जो हमारे पास जो नेल पेंट रिमूवर है उसकी जो बॉटल होती है, अगर हम उसे ओपन रखें तो वो थोड़ी देर में पूरा जो बॉटल है वो खाली हो जाएगा, क्योंकि सारा नेल पेंट रिमूवर क्या हो जाता है, वॉलेटाइल होने की वजह से वो इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, इवेपोरेट मच फास्टर देन वाटर। अच्छा, ये कुछ है जो वाटर से जल्दी इवेपोरेट, जैसे वाटर है, हमें पता है वाटर भी इवेपोरेट होता है, वाटर भी वॉलेटाइल है, लेकिन बहुत ज्यादा फास्टर वाटर इवेपोरेट नहीं होता। वाटर जो है बहुत टाइम लगाता है, धीरे धीरे इवेपोरेट होता है। ठीक है, लिक्विड हैविंग स्मॉलर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इवेपोरेट फास्टर। तो ऐसे लिक्विड जिनकी जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है वो काफी कम होती है, वो जल्दी इवेपोरेट कर जाते हैं। लिक्विड इन विच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर वीक इवेपोरेट फास्टर। ठीक है, और जिनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो भी कैसी हो, वीक हो, वो भी जल्दी इवेपोरेट होती हैं। द लिक्विड विच इवेपोरेट फास्ट। अच्छा, जो फास्टर इवेपोरेट करते हैं उन्हें कहा जाता है वॉलेटाइल लिक्विड।
और कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जो इवेपोरेट ही नहीं करते हैं, उन्हें कहा जाता है नॉन वॉलेटाइल लिक्विड। ठीक है, तो आप दो तरह के लिक्विड्स देखोगे जब हम हायर क्लासेस में जाएंगे, तो आप देखोगे कुछ है वॉलेटाइल और कुछ है नॉन वॉलेटाइल। वॉलेटाइल जो जल्दी इवेपोरेट हो जाते हैं, जल्दी या लेट में भी हो, जैसे वाटर है, तो वाटर भी तो वॉलेटाइल है, क्योंकि ये भी क्या होता है, इवेपोरेट होता है, लेकिन जल्दी इवेपोरेट नहीं होता। ठीक है, बहुत आराम से इवेपोरेट, जबकि क्लोरोफॉर्म, अल्कोहल, पेट्रोलियम, ये सभी वॉलेटाइल हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी फास्ट क्या होते हैं, इवेपोरेट होते हैं, इवेपोरेट फास्ट। क्लियर है? चलो इतना नोट करो। चलिए अगर हम बात करें कुछ वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल लिक्विड की, तो देखो वॉलेटाइल लिक्विड के एग्जांपल तो यहाँ पर कई सारे हैं, जैसे पेट्रोलियम है, ठीक है, अल्कोहल है, क्लोरोफॉर्म है, ठीक है, ये सभी क्या है, वॉलेटाइल हैं। अगर हम वाटर की बात करें, तो वाटर को क्या हम नॉन वॉलेटाइल बोलेंगे? देखो बोल भी सकते हैं, बाकियों के कंपैरिजन में तो ये बहुत देर में इवेपोरेट होता है, लेकिन इवेपोरेट तो होता है, इसीलिए इसे वॉलेटाइल तो बोलेंगे, लेकिन कैसा, मॉडरेटली वॉलेटाइल है, बहुत धीरे धीरे वॉलेटाइल होता है। अगर हम बात करते हैं नॉन वॉलेटाइल लिक्विड की, तो जैसे हमारे पास मोटर ऑयल है, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल है नॉन वॉलेटाइल लिक्विड। खैर आपको इतना यहाँ पर नहीं देखना, आपको बस ध्यान रखना है कि फास्टर क्यों इवेपोरेट होते हैं, क्योंकि इनके बीच की जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो कैसी होती है, वीक होती है। दूसरा, इनके पास जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो क्या होती है, लो होती है। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग इफेक्ट, तो इवेपोरेशन एक कूलिंग इफेक्ट भी देता है। इवेपोरेशन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। कैसी प्रोसेस है, एंडोथर्मिक। अब दो तरह की प्रोसेस होती है बच्चों, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। सो लिक्विड एब्जॉर्ब हीट, देखो एंडोथर्मिक प्रोसेस का मतलब है जहां पर हीट या एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है, और एक्सोथर्मिक का मतलब है जहां पर हीट या एनर्जी रिलीज की जाती है। ठीक है, आप हायर क्लासेस में वैसे पढ़ोगे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, आप क्लास 10th में जाएंगे तो एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक को डिटेल में पढ़ोगे। So a liquid absorb heat during evaporation. This heat may be provided by the liquid itself or by the surrounding. तो ये जो heat absorb करता है ना evaporation के लिए, ये heat या तो liquid provide करता है या वो surrounding से लेता है। ठीक है, when the evaporating liquid takes the required heat from other parts of the liquid, the rest of the liquid cools down. On the other hand, if the liquid takes from the surrounding, it causes cooling in the surrounding. Thus evaporation causes cooling. तो देखो दोनों ही टाइप्स में, यानी कि अगर वो अपने आप से भी क्या करता है, हीट को अपने आप से भी लेता है या सराउंडिंग से लेता है, तो दोनों ही केसेस में क्या कर रहा है, कूलिंग ये कॉज कर रहा है। ठीक है, बाकी इसको डिटेल में अभी हम देखते हैं, पहले इतना नोट करो आप। चलिए बच्चों, तो इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।